हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम अर्थात न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले उसके लिए कुछ बिंदुओं को समझना होगा, कुछ चीज़ों को समझना होगा। उनमें पहला है बिंदु द्रव्यमान अर्थात पॉइंट मास। किसी वस्तु को बिंदु द्रव्यमान कहा जाता है यदि वह गति के दौरान दिए गए समय में अपने आकार की तुलना में अत्यधिक दूरी तय करती है। शून्य विमा वाली वस्तु को बिंदु द्रव्यमान कहा जाता है। बिंदु द्रव्यमान समस्याओं के समीकरण या सरलीकरण की एक गणितीय संकल्पना है। जड़त्व इनर्शिया वस्तुओं का वह अंतर्निहित गुण है जिसके कारण वे अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकती। जड़त्व कहलाता है। जड़त्व एक भौतिक राशि है। यह केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का कोई मात्रक या विमा नहीं होती है क्योंकि जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। यह एक वस्तु का या किसी वस्तु का गुण है जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं जिनमें से एक गतिमान है तथा दूसरी स्थिर है, जड़त्व समान होता है क्योंकि जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है। रेखीय संवेग अर्थात लीनियर मोमेंटम। वस्तु का रेखीय संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा है। इसे वस्तु को इकाई समय में रोकने हेतु आवश्यक बल भी कहा जाता है। इसे वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जाता है या ज्ञात किया जाता है अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तब इसका रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर mv वेक्टर से दिया जाता है, जहाँ m द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है तथा p वेक्टर रेखीय संवेग है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर बटे सेकंड होता है जो कि SI मात्रक है तथा CGS पद्धति में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। विमाएं ML T-1 होती है। यदि दो विभिन्न वस्तुओं जिनके विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं के संवेग समान हो तब हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा तथा भारी वस्तु का वेग कम होगा। क्योंकि द्रव्यमान विभिन्न है और उनका संवेग समान है, p वेक्टर बराबर m1v1 बराबर m2v2 एक नियतांक होता है तब हमने माना कि दो विभिन्न वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है और उनका संवेग नियतांक है अर्थात नियत है या बराबर है, तो भारी वस्तु का वेग कम होगा तथा हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। क्योंकि v1 अपॉन v2 बराबर m2 अपॉन m1 होता है अर्थात v द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः दी गई वस्तु अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग कम होगा। क्योंकि हम वेग द्रव्यमान के संवेग नियत हो तो वेग द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः नियत संवेग के लिए वेग तथा द्रव्यमान में ग्राफ खींचें तो यह परवलयाकार प्राप्त होती है। दी गई वस्तु के लिए संवेग
वेग के समानुपाती होता है तथा समान वेग से गतिशील विभिन्न वस्तुओं के लिए भी संवेग द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अब यदि द्रव्यमान को नियत मानकर संवेग तथा वेग में ग्राफ खींचें तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि फिर से वेग को नियत मान करके द्रव्यमान और संवेग में ग्राफ खींचें तो भी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं, इस ग्राफों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि संवेग वेग के समानुपाती होता है ग्राफ ए में, तथा ग्राफ बी में संवेग द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम नियम देखें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह तब तक सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। यदि वस्तु पर परिणामी बल शून्य है तो वह वस्तु का वेग परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वस्तु त्वरण में नहीं आती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, विराम अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। कितने प्रकार के? तीन प्रकार का। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, विराम अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और एक बार फिर से बोलेंगे कि दिशा का जड़त्व। विराम अवस्था का जड़त्व, यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु स्वयं अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है, अर्थात स्वयं गति प्रारंभ नहीं करती है या कर सकती है। विराम अवस्था के जड़त्व के उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है कि एक आदमी बस में स्वतंत्र रूप से खड़ा है। जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो वह पीछे की ओर गिरता है। तब इसकी व्याख्या देखें तो जब बस अचानक चलना प्रारंभ करती है तो बस की गति के लिए आवश्यक बल शरीर के निचले भाग में भी संचरित होता है। अतः शरीर का निचला भाग बस के साथ गतिमान होता है, जबकि शरीर के ऊपरी भाग, कमर से ऊपर का भाग विराम के जड़त्व के कारण कोई बल संचरित नहीं होता है। अतः यह हिस्सा अपनी पूर्व अवस्था में ही रहता है। इस प्रकार शरीर के दो हिस्सों के बीच परिणामी विस्थापन होने से शरीर के ऊपरी हिस्से में को पीछे की ओर झटका लगता है, जिससे व्यक्ति गिर जाता है बस के अचानक चलने पर। विरामावस्था के जड़त्व का दूसरा उदाहरण है कि जब बस धीमी गति से गतिमान है तो गति का जड़त्व एक समान रूप से शरीर में संचरित हो जाता है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण शरीर बस के साथ गतिमान हो जाता है तथा व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगता है। जब कोई घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू कर देता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिरने लगता है। ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपरी हिस्से में विराम के जड़त्व के कारण होता है। बंदूक की गोली को कांच की खिड़की पर फायर करने पर यह स्पष्ट छिद्र बनाती हुई निकलती है, जबकि कोई गेंद पूरी खिड़की के कांच को तोड़ देती है। इसका कारण यह है कि गोली का वेग गेंद की अपेक्षा अत्यधिक होता है, अतः कांच के साथ इसका संपर्क अत्यंत कम समय तक रहता है। अतः गोली के कारण कांच के केवल छोटे से भाग में ही संचरित होती है गति। यह कांच की खिड़की से एक स्पष्ट छिद्र बनाती हुई निकलती है, जबकि गेंद से संबंधित समय तथा संपर्क क्षेत्रफल अधिक होता है। इस समय में गति पूरी खिड़की के कांच में संचरित हो जाती है, अतः यह पूरी खिड़की को तोड़ देता है।
ये देती है। इसको इस चित्र के द्वारा भी समझा जा सकता है कि जब कांच पर गेंद की मारी जाती है या गेंद से मारा जाता है तो खिड़की का कांच पूरा टूट जाता है, जबकि गोली फायर की जाती है या गोली दागी जाती है तो गोली कांच से छिद्र बनाती हुई सीधी चली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गेंद में क्या होता है, गेंद का वेग या गेंद की गति समान रूप से ये जल्दी संचरित हो जाती हैं, जबकि गोली अपनी गति को संचरित होने नहीं देती क्योंकि यह इसका वेग तेज होता है। यह भी विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं, गति के जड़त्व के उदाहरण हैं। आगे पढ़ेंगे गति के जड़त्व और ये विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं। हम हर एक जड़त्व को या हर एक उदाहरण को लेकर के चलेंगे जो कि अब तक पूछा गया है, ये आगे पूछा जा सकता है, क्योंकि हम अधूरा नहीं पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है कि यदि धागे B को अचानक झटके से, ये कोई धागा है जिस पर M द्रव्यमान बीच में बंधा है, जो कि एक A धागे से बंधा माना जा सकता है तथा आगे B धागे से बंधा माना जा सकता है। बीच में M द्रव्यमान है जिसे B धागे को हमने अपनी हथेली से पकड़ रखा है। यदि धागे B को अचानक झटके से खींचा जाता है तब इसमें तनाव उत्पन्न होता है, परंतु M द्रव्यमान के विराम के जड़त्व के कारण यह बल आगे A में संचरित नहीं होता है, अतः धागा B टूट जाता है। यदि धागे B को एक स्थायी बल F द्वारा खींचा जाता है तब यह M द्रव्यमान द्वारा धागे B से धागे A की ओर संचरित हो जाता है तनाव। चूँकि धागे A में तनाव B की अपेक्षा mg द्रव्यमान से अधिक है, द्रव्यमान के भार से अधिक है, अतः इस स्थिति में धागा A टूट जाता है। अगला उदाहरण है विराम का जड़त्व का। अगला उदाहरण है कि यदि हम किसी गिलास के ऊपर रखे एक चिकने कार्डबोर्ड पर कोई सिक्का रखते हैं तथा उंगलियों की सहायता से इस कार्डबोर्ड को एकाएक दूर धकेलते हैं, तब कार्डबोर्ड दूर गिर जाता है, जबकि सिक्का विराम के जड़त्व के कारण गिलास में गिर जाता है। ये विराम अवस्था का जड़त्व है, जो जहाँ सिक्का अपनी विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। अगला उदाहरण है कि किसी दरी को छड़ से झाड़ने पर इसमें से धूल के कण गिरने लगते हैं, क्योंकि दरी को छड़ से झाड़ने पर दरी गति में आ जाती है, किंतु धूल के कण अपनी पूर्व अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं या बने रहते हैं, अतः दरी से अलग हो जाते हैं। गति का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। यह शक्ति अर्थात एक समान गति करती हुई वस्तु स्वयं न तो त्वरित होती है और न ही अवमंदित होती है। उदाहरण देखें तो जब किसी बस अथवा ट्रेन को अचानक रोक दिया जाता है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि उनमें शरीर का निचला हिस्सा बस तथा ट्रेन के साथ विराम अवस्था में आ जाता है, किंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहता है। अतः बस या ट्रेन में अचानक रोक देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती ट्रेन से कूदने पर व्यक्ति आगे की ओर रेलगाड़ी की दिशा में गिरने लगता है। अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण है लंबी कूद के धावक लंबी कूद से पहले कुछ दूरी तक दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने पर प्राप्त वेग लंबी कूद लगाने के वेग में जुड़ जाता है, अतः वह ज़्यादा दूरी तक कूद सकता है। दिशा का जड़त्व वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, दिशा का जड़त्व कहलाता है।
उदाहरण देखें तो जब किसी पत्थर को धागे से बांधकर वृत्तीय मार्ग में घुमाया जाता है अथवा अचानक धागे को छोड़ दिया जाए तो पत्थर दिशा के जड़त्व के कारण वृत्त की स्पर्शज्या के अनुदिश गति करता है और गति करता हुआ गिर जाता है, क्योंकि धागे का खिंचाव बल पत्थर की वृत्तीय गति में सहायक है। यह होता है जैसे ही धागे को छोड़ा जाता है खिंचाव बल समाप्त हो जाता है तथा पत्थर एक सीधी रेखा के अनुदिश वृत्त की स्पर्श रेखा में गति करता हुआ गिर जाता है। दिशा के जड़त्व में दूसरा उदाहरण है कि किसी वाहन का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्शज्या के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है। ऐसा दिशा के जड़त्व के कारण होता है। जब कोई कार अचानक वक्राकार मार्ग पर चलने लगती है तब अंदर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर गिरने का या बाहर की ओर धक्का महसूस करते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। एक वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में ही होता है। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेक्टर वेग से गति करती है तब इसका रेखीय संवेग p वेक्टर बराबर mv वेक्टर से दिया जाता है। यह दिया जा सकता है एक वस्तु एवं यदि वस्तु पर लगाया गया बल F है तब F वेक्टर बराबर dp वेक्टर अपॉन dt अर्थात F बराबर k dp पर समानुपाती dp अपॉन dt अर्थात F बराबर k dp अपॉन dt होता है। CGS पद्धति या SI पद्धति में k का मान 1 होता है अतः F वेक्टर बराबर dp अपॉन dt होता है। F वेक्टर बराबर d या p बराबर mv होता है अतः mv का dt के सापेक्ष अवकलन, जहाँ m एक नियत राशि है अतः m dv अपॉन dt बराबर m a वेक्टर, जहाँ a त्वरण है जो कि dv अपॉन dt या वेग का समय के सापेक्ष अवकलन के बराबर होता है अतः f बराबर ma होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ये पूछ लिया जाता है कि बल का व्यंजक न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होता है तो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब सच में जो बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है, सच में बल है क्या? बल, फोर्स। बल वह बाह्य कारक है अथवा प्रभाव है जो किसी वस्तु को खींचकर अथवा धकेलकर क्या कर सकता है, विरामावस्था में रखी वस्तु को गति में उत्पन्न कर सकता है अथवा गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है। वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन करता है या दिशा में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वह कारक बल कहलाता है। बल के अनुप्रयोग की विभिन्न स्थितियाँ। पहली स्थिति यह है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग यदि 0 है और अंतिम वेग भी 0 है तो बल क्या करता है, इस स्थान पर बल यह करता है कि वस्तु विराम अवस्था में है रहती है। यहाँ बल वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है, परिवर्तन का प्रयास करता है। दूसरी स्थिति यह है कि प्रारंभिक वेग 0 है लेकिन अंतिम वेग 0 नहीं है। बल लगाने पर वेग 0 नहीं है, यानी 0 से कुछ ज़्यादा है, अतः वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। बल वह कारक है जो वस्तु को गति प्रदान करता है या गति विराम से गति अवस्था में लाता है, अतः बल वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन कर देता है। यदि इस ब्लॉक पर
जिसका वेग 0 नहीं है, यानी कुछ वेग होगा जिस पर F बल लगाने पर वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में परिवर्तन अंतिम वेग कितना होता है, प्रारंभिक वेग से अधिक होता है। यहाँ पर बल क्या करता है, बल सूक्ष्म समयांतराल में बल वेग का परिमाण बढ़ा देता है, गति की दिशा पूर्व की भांति ही रहती है इस स्थिति में। और इस स्थिति की बात देखें तो यहाँ पर वेग u है, प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, जो कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम है। बल लगाने पर यहाँ पर बल क्या करता है कि सूक्ष्म समयांतराल में बल वेग का परिमाण घटा देता है, वेग का परिमाण घटा देता है तथा गति की दिशा पूर्व की भांति ही रहती है। यहाँ पर कोई पिंड है जो कि v वेग से गति कर रहा है, बल लगाने पर इसकी दिशा मुड़ जाती है और यह अब नीचे की ओर गति करने लगता है F बल लगाने पर। यहाँ पर बल क्या करता है कि एक समान वृत्तीय गति में केवल वेग की दिशा में परिवर्तन होता है और चाल नियत रहती है तथा बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत हो तो उसी बल के कारण वस्तु v वेग से वृत्तीय पथ में गति करती है। किसी वस्तु पर जो कि v वेग से गतिमान है उस पर F बल लगाया जाए और वह वस्तु कोनिक सेक्शन में गति करे, अर्थात शंक्वा की छिन्नक में या शंक्वाकार क्षेत्र में गति करे, तो असमानवर्तीय गति, दीर्घवर्तीय गति, परवलयाकार गति या अति परवलयाकार गति में बल गति की दिशा में किसी कोण पर कार्यरत रहता है। इन सभी गतियों में वेग की दिशा, परिमाण तथा परिमाण दोनों परिवर्तित होते हैं। बल की विमाएं ज्ञात करें तो चूंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान की विमा m, F बराबर F की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा m इंटू वेग की विमा L_t-2 बराबर mL_t-2, अर्थात वेग की विमा mL_t-2 प्राप्त होती है। मात्रक देखें तो निरपेक्ष मात्रक बल का न्यूटन है तथा SI पद्धति में तथा CGS पद्धति में डायन है। गुरुत्वीय मात्रक देखें तो MKS पद्धति में किलोग्राम भार है तथा CGS पद्धति में ग्राम भार है। न्यूटन, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। अतः 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, 1 न्यूटन कहलाता है। डायन, एक डायन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। एक डायन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल के निरपेक्ष मात्राओं के बीच संबंध देखें तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन किलोग्राम द्रव्यमान। यह वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने पर उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। 1 किलोग्राम बल वह बल है जो 1 किलोग्राम बल बराबर 9.8 न्यूटन 80 न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात 1 किलो द्रव्यमान 9.80 न्यूटन की 1 किलो भार बराबर 9.80 न्यूटन के बराबर होता है। ग्राम भार, यह वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। अतः 1 ग्राम भार बराबर 980 डायन के बराबर। चूँकि F बराबर ma सूत्र से केवल
तभी सत्य है, यह सूत्र केवल तभी ही सत्य है जब बल वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर दे तथा वस्तु का द्रव्यमान नियत तथा निश्चित हो। सोचो कि किसी वस्तु पर बल लगे और उसका द्रव्यमान समय के अनुसार परिवर्तित हो तो क्या हो। यदि m द्रव्यमान m नियत नहीं है तब चूँकि F बराबर dp/dt है, जहाँ p संवेग है, रेखीय संवेग, जिसका जो कि p बराबर mv होता है, अतः dmv/dt, जहाँ mv का dt के सापेक्ष अवकलन करने पर m dv/dt प्लस v वेक्टर dm/dt। यदि बल तथा त्वरण तीनों घटक x y z अक्षों के अनुदिश है तब fx i कैप f वेक्टर बराबर fx i कैप fy j कैप प्लस fz k कैप तथा त्वरण देखें तो ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप के बराबर है। अतः स्पष्ट है कि fx max के बराबर, fy may के बराबर तथा fz maz के बराबर है। सीधी रेखा के अनुदिश वस्तु को एक समान गति करने के लिए कोई बल आवश्यक नहीं होता है। F बराबर ma यदि a त्वरण 0 है तब F बराबर भी 0 होगा। जब बल को दिशा के बिना प्रदर्शित किया जाता है तब धनात्मक बल का अर्थ प्रतिकर्षण तथा ऋणात्मक बल का अर्थ आकर्षण बल होता है। धनात्मक बल दो समान आवेशों के बीच बल है तथा ऋणात्मक बल दो असमान आवेशों के बीच बल है। यह इसके उदाहरण हैं कि यदि आकर्षण हो तो ऋणात्मक बल और यदि प्रतिकर्षण हो तो धनात्मक बल लिया जाता है, यदि सदिश रूप में ना हो तो। अनेक प्राकृतिक बलों में से 10⁻15 मीटर की दूरी पर नाभिकीय बल सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, जबकि गुरुत्वीय बल अत्यंत दुर्बल होता है। हमने इस अध्याय में नाभिकीय बल के बारे में सुना है, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में सुना है जो कि आवेशों के मध्य लगता है, विद्युत आवेशों के मध्य, तथा गुरुत्वीय बल के बारे में सुना है। इनमें नाभिकीय बल सबसे प्रबल, फिर उससे कम प्रबल विद्युत चुंबकीय और सबसे कम प्रबल बल देखें तो गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। और इन बलों की तुलना करें तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात करें तो Fe/Fg बराबर 10⁻43 यानी 43। अतः गुरुत्वीय बल की अपेक्षा चुंबकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल बहुत 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 बड़ा होता है। नियत बल, यदि बल की दिशा तथा परिमाण नियत रहे तब इसे नियत बल या स्थिर बल कहते हैं, और यदि दिशा या परिमाण दोनों में से एक भी नियत नहीं है तो नियत बल नहीं कहा जा सकता। इसी के आगे हम पढ़ते हैं परिवर्ती बल या निर्भर बल। परिवर्ती बल या निर्भर बल समय पर निर्भर बल हैं। परिवर्ती बल या निर्भर बल में एक उदाहरण है जो समय पर निर्भर करता है। वह बल देखें तो आवेग या प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति में बल समय पर निर्भर करता है। स्थिति पर निर्भर बल कौन सा है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिति पर निर्भर बल है, जिसका मान Gm1m2/r² के बराबर है। अथवा दो आवेशित कणों के बीच विद्युत चुंबकीय बल की Q1Q2/4πε0r²। ये सभी स्थिति पर निर्भर बल हैं। परिवर्ती बलों में हम देखें तो कुछ बल हैं जो वेग पर भी निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेग पर निर्भर करने वाला बल है श्यान बल, जिसका परिमाण 6π/nrv के बराबर होता है, जहाँ v वेग है। अतः
बल वेग पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल देखें तो जिसे लोरेंज बल कहते हैं, यह भी वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका परिमाण होता है QVB sin थीटा। अतः v जहाँ v बराबर वेग है, अतः चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल वेग पर निर्भर करता है। स्थिर बल, फिर परिवर्ती बल के बाद केंद्रीय बल। केंद्रीय बल क्या है कि यदि स्थिति पर निर्भर करने वाले बल की दिशा हमेशा एक निश्चित बिंदु की ओर अथवा उससे दूर की ओर होती है, तब इसे केंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति या नाभिक से अल्फा कणों का प्रकीर्णन, ये सभी केंद्रीय बल हैं। जहाँ केंद्रीय बल क्यों है? क्योंकि ये बल किसी एक बिंदु की ओर या एक बिंदु से दूर या बाहर की ओर इंगित करता है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी के ऊपर लगने वाला बल सूर्य को पॉइंट मान करके उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी और सूर्य के बीच। नाभिक जिस एक बिंदु की ओर नाभिक एक बिंदु की ओर एक बल लगा इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है अपनी ओर, यह भी एक केंद्रीय बल है, जहाँ केंद्र या पॉइंट नाभिक है। उसी प्रकार अल्फा कण प्रकीर्णन, जहाँ पर अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, लेकिन उस पर बल नाभिक से दूर की ओर किसी पॉइंट से बाहर की ओर एक बल लगता है, यह भी केंद्रीय बल का उदाहरण है। संरक्षी व असंरक्षी बल। यदि किसी बल के प्रभाव में एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है अथवा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो बल संरक्षी बल होता है। अन्यथा वह असंरक्षी प्रकार का बल कहलाता है। उदाहरण के लिए संरक्षी बल का उदाहरण देखिए तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल तथा प्रत्यास्थ बल, ये सभी संरक्षी बल हैं जो कि मार्ग पर निर्भर नहीं करते। लेकिन असंरक्षी बलों के उदाहरण देखें तो घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि। यांत्रिकी में प्रचलित कुछ बल अर्थात मैकेनिक्स में कुछ प्रचलित बल हैं, जिनमें पहला है भार। भार भी एक बल है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे आकर्षित करती है, इसे गुरुत्वीय अथवा गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिक्रिया या अभिलंब बल। जब किसी वस्तु को एक दृढ़ सतह पर रखा जाता है, तब उस वस्तु पर उसके संपर्क सतह के अभिलंबवत एक बल लगता है, जिसे प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल कहते हैं। दृढ़ सतह के लंबवत बल नॉर्मल बल कहलाता है या अभिलंब बल या प्रतिक्रिया बल कहलाता है। किसी नत समतल में भी नॉर्मल बल सतह के लंबवत ही लगता है। तनाव बल। किसी तनी हुई रस्सी या धागे या चैन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल को तनाव बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर की ओर होती है, क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को खींचता है। यहाँ इस चित्र में भी दर्शाया गया है कि तनाव बल हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में ही होता है। ये खींचने वाली वस्तु हाथ के विपरीत दिशा में, वस्तु के विपरीत दिशा में तनाव बल है जो कि हाथ की ओर है। मैकेनिक्स में चलने वाले बलों में देखें तो एक और होता है स्प्रिंग बल। प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यह प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ बढ़ता है। स्प्रिंग बल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि F बराबर -kx, जहाँ x
लंबाई में परिवर्तन तथा k स्प्रिंग नियतांक है जिसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर है। यहाँ किसी वस्तु द्वारा स्प्रिंग को खींचा जाता है तब उसकी लंबाई में परिवर्तन x होता है, अतः स्प्रिंग में उत्पन्न बल F बराबर -kx के बराबर है। संगामी बलों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्स। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल उसके एक ही बिंदु पर कार्यरत हों तब उन्हें संगामी बल कहा जाता है। कोई वस्तु संगामी बलों के प्रभाव में साम्य अवस्था में कही जाती है यदि उसकी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो संगामी बलों का योग वहाँ पर 0 होता है। संगामी बलों के प्रभाव में वस्तु के साम्यावस्था में रहने के लिए वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। गणितीय रूप से कहें तो साम्यावस्था के लिए एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए अथवा सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और सिग्मा एफ जेड बराबर 0, यानी कि एक्स एक्स पर कुल बलों का योग 0 हो और वाई एक्स दिशा में वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग 0 हो तथा जेड एक्स दिशा में वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग 0 हो तो वस्तु साम्य अवस्था में कही जाएगी। 3 संगामी बल साम्य अवस्था में होंगे यदि उन्हें त्रिभुज की तीनों क्रमागत भुजाओं के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर यदि एक समबाहु त्रिभुज के रूप में त्रिभुज की भुजाओं के रूप में सभी बलों को प्रदर्शित किया जाता है तो बलों का कुल योग 0 होता है, क्योंकि जब हम प्रत्येक बल का F1 का F2 का F3 का प्रत्येक बल का x दिशा में घटक तथा y दिशा में घटक लेंगे तो x दिशा में घटकों का योग 0 होगा, y दिशा में घटकों का योग 0 होगा तथा z दिशा में सभी बलों के घटकों का योग 0 होगा, सदिश योग 0 होगा। अतः त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करने वाले बलों का योग 0 होगा, अतः वस्तु साम्यावस्था में कही जाएगी। लामी परिमेय क्या कहता है कि 3 संगामी बलों के लिए साम्यावस्था में F1 अपॉन साइन अल्फा, F बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा के बराबर होता है कि 3 संगामी बल हैं F1, F2, F3 तथा उनका सदिश योग 0 है। तो लामी परिमेय से ये कथन भी सत्य है कि F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा बराबर कांस्टेंट होता है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक बराबर परिमाण तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इसके यूज़ देखें तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी प्रथम वस्तु पर बराबर व विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। प्रकृति में बल हमेशा जोड़ों के रूप में होते हैं। एक अकेला विलगित बल संभव नहीं होता है। यदि कोई कारक जो बल लगाता है तब उस पर स्वयं भी बराबर तथा विपरीत दिशा में एक बल लगता है। कारक द्वारा लगाए गए बल को क्रिया तथा कारक पर लगने वाले विपरीत बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगती। यदि ऐसा होता तो वस्तु पर कुल बल का मान 0 होता, अर्थात वस्तु हमेशा साम्यावस्था में रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है।
यदि एफ ए बी बराबर वस्तु बी पर बी द्वारा वस्तु ए पर लगाया गया बल क्रिया है तथा एफ बी ए बराबर वस्तु ए पर ए द्वारा बी पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है, अतः न्यूटन के तीसरे नियम से एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए होता है। उदाहरण, एक मेज पर रखी पुस्तक अपने भार के कारण मेज पर नीचे की ओर बल लगाती है, इसे क्रिया बल कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियमानुसार मेज भी पुस्तक पर उतना ही बल लगाती है ऊपर की ओर, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। चूँकि निकाय विरामावस्था में है अतः इस पर कुल बल शून्य होगा, अतः क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल बराबर तथा विपरीत दिशा में होंगे या होने चाहिए। न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार कि मेज पर कोई पुस्तक रखी है, वह अपने भार के कारण मेज की सतह पर mg बल लगा रही है। विपरीत में तृतीय नियम के अनुसार टेबल भी पुस्तक पर प्रतिक्रिया बल R लगा रही है, जो कि साम्यावस्था में होने के कारण दोनों बराबर कही जा सकते हैं। तैरने की क्रिया न्यूटन के तृतीय नियम से ही संभव है। जब राइफल चलाई जाती है तो गोली जिस बल से आगे बढ़ती है, राइफल पर उतना ही बल पीछे की ओर लगता है और इसी के कारण तो राइफल चलाने वाला पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। रबर की गेंद का दीवार से टकराकर लौटना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही संभव है। न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही संभव है, या फिर हम कहें तो इसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है। यहाँ चित्र में कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है तथा उसका दौड़ना किस प्रकार संभव है, तो वह दौड़ते वक्त पैर से पृथ्वी पर एक बल लगाता है, पृथ्वी प्रतिक्रिया में एक बल लगाती है जिसकी घटक F sin थीटा ऊपर की ओर, R sin थीटा ऊपर की ओर तथा क्षैतिज दिशा में R cos थीटा होती हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर चलता है तो वह पैर के पंजों के द्वारा त्रियक बल F से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है, क्रिया है। पृथ्वी भी उतना ही बल प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगाती है। इस प्रतिक्रिया बल को दो समकोणीय घटकों में तोड़ा जा सकता है। क्षैतिज घटक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक व्यक्ति को भार को संतुलित करता है। बर्फ तथा रेत पर चलने में व्यक्ति को कठिनाई का अनुभव होता है। इसमें भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम कार्य करता है, जो कि वह पृथ्वी पर अच्छे से बल नहीं लगा पाता, जिससे किसी प्रतिक्रिया बल दौड़ने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होता है। अतः बर्फ तथा रेत पर चलने में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है व्यक्ति को। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरणों में देखें तो एक उदाहरण यह भी है कि लकड़ी के गुटके को पकड़े बिना या ज़मीन पर अच्छे से टिकाए बिना उसमें कील ठोकना मुश्किल होता है। अब पढ़ेंगे निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। एक निकाय जिसमें स्थित प्रेक्षक या प्रेक्षक प्रेक्षण करता है निर्देश फ्रेम कहलाता है। एक निर्देश फ्रेम में से एक निर्देशांक निकाय तथा एक घड़ी संबंध होती है, जिसकी सहायता से आकाश में किसी घटना की स्थिति अथवा समय को मापा जा सकता है। किसी पिंड से संबंधित सभी भौतिक राशियाँ जैसे स्थिति, वेग, त्वरण आदि का अध्ययन इस निर्देशांक निकाय में कर सकते हैं। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम।
जड़त्वीय निर्देश फ्रेम की बात करें तो ऐसा फ्रेम जो स्थिर हो अथवा एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान वेग से चल रहा हो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को अत्वरित निर्देश फ्रेम या न्यूटोनियन या गैलीलियन निर्देश फ्रेम भी कहते हैं। ब्रह्मांड में कोई आदर्श जड़त्वीय निर्देश फ्रेम संभव नहीं है। व्यवहार में किसी निर्देश फ्रेम को जड़त्वीय माना जा सकता है यदि प्रेक्षित वस्तु के त्वरण के सापेक्ष निर्देश फ्रेम का त्वरण नगण्य हो। पेड़ से गिरते हुए सेब का त्वरण ज्ञात करने के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम माना जा सकता है। ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए पृथ्वी को जड़त्वीय फ्रेम नहीं माना जा सकता, किंतु सूर्य को जड़त्वीय फ्रेम माना जा सकता है। उदाहरण, विराम अवस्था में लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर गति करती लिफ्ट एवं एक सीधी सड़क पर नियत वेग से गति करती हुई कार इत्यादि ये सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के उदाहरण हैं। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। सभी त्वरित निर्देश फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन की गति के नियम लागू नहीं होते हैं। उदाहरण, एक समान वर्तीय गति करती हुई कार, लिफ्ट जो कि किसी त्वरण के साथ ऊपर अथवा नीचे जा रही है, उड़ान भरता हुआ हवाई जहाज। इन निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के नियम नहीं लगते हैं, अतः ये सभी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण हैं। आवेग इम्पल्स। जब किसी वस्तु पर बड़े परिमाण का एक बल अल्प समयांतराल के लिए लगाया जाता है तो इसे आवेग कहते हैं। आवेगीय बल नियत नहीं रहता, यह पहले शून्य से अधिकतम तथा फिर अधिकतम से शून्य हो जाता है। इस स्थिति में हम संपूर्ण बल के प्रभाव की गणना करते हैं। किसी बल का आवेग उस बल का कुल प्रभाव की माप होती है। आवेग आई वेक्टर बराबर एफ अर्थात एफ वेक्टर अर्थात बल का dt यानी समय के सापेक्ष समाकलन आवेग कहलाता है। आवेग एक सदिश राशि है। इसकी दिशा बल की दिशा में परिवर्तित होती है, बल की दिशा ही होती है। विमाएं देखें तो mL/t-1 मात्रक, हम इसका मात्रक देखें तो न्यूटन सेकेंड या डाइन सेकेंड होता है। बल समय ग्राफ। आवेग बल तथा समय Ft वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि हम बल तथा समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तब वक्र तथा समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल से आवेग का मान प्राप्त होता है और यह चूँकि आवेग में बल नियत नहीं रहता है अतः आवेग वक्र से अधिकांशतः निकाला जाता है। अतः I बराबर वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। I बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दिए गए त्रिभुज के लिए जो कि समय बल तथा समय के बीच ग्राफ है, जिसमें त्रिभुज के लिए आवेग बराबर 1/2 Ft के बराबर है। यदि बल का औसत परिमाण F एवरेज है तब I वेक्टर बराबर F dt अर्थात बल का समय के सापेक्ष समाकलन, और यदि F एवरेज जो कि नियत माना जाए तो F एवरेज बराबर t का समाकलन अर्थात F एवरेज इंटू डेल्टा t बराबर I होता है। न्यूटन की द्वितीय नियम से F बराबर dp/dt होता है, अतः I बराबर F dt बराबर dp अर्थात p का समाकलन आवेग के बराबर होता है।
जहाँ p संवेग है या रेखीय संवेग है। अतः I बराबर डेल्टा p या P2 माइनस P1 बराबर डेल्टा p, अर्थात किसी बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कथन आवेग संवेग परिमेय कहलाता है। उदाहरण देखें तो ठोकर मारना, किक मारना, कैच पकड़ना, कूदना, गोता लगाना, टकराना आदि आवेग के उदाहरण हैं। इन सभी स्थितियों में आवेग कार्यरत होता है। आवेग बराबर बल का t के सापेक्ष समाकलन बराबर एवरेज बल इंटू डेल्टा टाइम बराबर डेल्टा p जो कि नियतांक है। यदि संपर्क समय डेल्टा t को बढ़ाया जाता है तब औसत बल का मान घटता है। इसका विलोम भी सत्य है कि यदि औसत बल का मान घटता है तो संपर्क समय बढ़ता है। गेंद को ठोकर अर्थात किक मारने में हम संपर्क समय को घटाते हैं ताकि गेंद पर अधिक बल लगे जिससे उसमें अधिक त्वरण उत्पन्न हो। क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ने हेतु कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समय अंतराल बढ़ जाता है, अतः बल का मान कम हो जाता है जिससे हाथ को कम चोट लगती है, जिससे आवेग अर्थात या बल का कुल प्रभाव कम हो जाता है। रेत अथवा पानी पर कूदने पर संपर्क समय अधिक होता है, अतः बल का मान घट जाता है या आवेग का मान घट जाता है, या बोले तो बल का समग्र प्रभाव कम हो जाता है अथवा हमें चोट नहीं लगती है। इसके विपरीत जब हम पक्के फर्श पर कूदते हैं तो हमारे पैर तुरंत स्थिर हो जाते हैं, अतः हम कम समय अंतराल होने से बल का मान बढ़ जाता है जिससे पैरों पर अधिक चोट लगती है। तेज दौड़ने वाले धावक दौड़ समाप्त करने के बाद रुकने के लिए अपने वेग को धीरे धीरे कम करके विराम में आते हैं, क्योंकि इससे रुकने का समय बढ़ जाता है तो उनके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल घट जाता है। चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन पैकिंग से पूर्व कागज़ या गत्ते में लपेटे जाते हैं। यह भी आवेग संवेग का उदाहरण है। आज के लिए इतना ही, यहीं तक, आगे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो आज का लेक्चर यहीं बंद करते हैं।